हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ फर्स्ट यूनिट नंबर 6 चैप्टर है हमारा परसेप्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या 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 टॉपिक्स जो है हम इस यूनिट में कवर करेंगे। इसमें हम कवर करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, बैरियर टू एक्यूरेट परसेप्शन, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन, मैनेजरियल यूज ऑफ परसेप्शन, डेवलपिंग परसेप्चुअल स्किल्स। ये टॉपिक है जो हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि और जितने भी आने वाली यूनिट्स हैं वो भी आपको इस वीडियो में ही मिलेंगी। साथ ही साथ इस जो भी ये नोट्स है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो इग्नू की बुक्स है उसका जो चैप्टर है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना कि सिर्फ इसी यूनिट का, बाकी जितने भी यूनिट्स है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, हर एक यूनिट की वीडियो, साथ ही साथ उनके नोट्स और जो भी इग्नू की बुक्स है उनकी जो चैप्टर्स है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो भी असाइनमेंट है, ठीक है, जितने भी असाइनमेंट है उनके सॉल्यूशन, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर 2011 से 20 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सारे क्वेश्चन पेपर और जितने भी इंपॉर्टेंट या रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग सेंस इज नोन एज परसेप्शन। The person who perceives the environment in a favorable way may contribute their best to the organization. In single language, perception may be defined as the way a person sees the universe. He feels about certain elements in a situation. Different individuals will see the same thing in a different way. Ritz define perception as those processes by which an individual receives information about his environment, seeing, hearing, feeling, tasting, and smelling. तो परसेप्शन होता क्या है? परसेप्शन ये होता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसको हम किस सेंस में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिली, क्या हम उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं या फिर हम उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे परसेप्शन का पार्ट होती है कि एक पर्सन किस तरीके से इन्वायरमेंट को परसीव करता है, फेवरेबली करता है या अनफेवरेबली करता है। यानी कि फेवरेबली अगर वो इन्वायरमेंट को देखता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में भी वो अच्छे से अच्छे बेस्ट तरीके से अपना सर्व करेगा। ठीक है, तो जो रिट्स है वो हमें डेफिनेशन देते हैं कि एक्चुअली में परसेप्शन होता क्या है। उनके अकॉर्डिंग परसेप्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है अपने इन्वायरमेंट से, जैसे कि सुन के, ठीक है, देख के, फील करके, टेस्ट करके या स्मेल करके। यानी कि इन सारी चीज़ों से कोई भी पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन अपने इन्वायरमेंट से जो भी चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है उसको किस वे में वो उसको देखता है, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर, वो है प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज आता है परसेप्चुअल इनपुट ऑफ स्टिमुली, इंफॉर्मेशंस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, पीपल, एक्सेट्रा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या होते हैं, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उससे हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, यानी कि इनपुट हमें मिलता है। उसके बाद परसेप्चुअल मैकेनिज्म, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद जो भी हमें रिसीव हुई उसको हम सेलेक्ट करते हैं कि किस तरीके से, किस वे में हम इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरीके से हम उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप वो होता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, क्या आउटपुट हम देंगे सामने वाले को। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन को हमने किस वे में लिया, फेवरेबली वे में लिया या अनफेवरेबल वे में लिया, हमारा परसेप्शन क्या था। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, आउटपुट हम किस वे में देंगे, हमारा फीलिंग क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे ओपिनियन क्या है उस चीज़ को लेके जो चीज़ हमें रिसीव हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ की रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, हम अपना फीडबैक देंगे, हम अपना आउटपुट देंगे। ठीक है, वो आता है स्टेज 4, दैट इज पैटर्न ऑफ बिहेवियर। कि कोई चीज़ हमें मिली उसको हमने किस तरीके से जो है स्टिमुलेट किया, उसके इंटरप्रेट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट देखेंगे, हमारा एटीट्यूड क्या है उस चीज़ के प्रति, ठीक है, हमारा ओपिनियन या हमारी फीलिंग क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिहेव करेंगे उस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, इस चीज़ को हमें डिटेल में गिवन है कि किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती है। स्टेज 1 है, इट डिटरमाइन परसेप्चुअल इनपुट दैट एग्जिस्ट इन आवर इन्वायरमेंट, जैसे कि इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट, इवेंट, पीपल, एक्सेट्रा। द परसीवर रिसीव दिस इनपुट। उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेज होती है वो होती है डिस्क्राइब द परसेप्चुअल मैकेनिज्म और थ्रूपुट्स। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परसेप्चुअल इनपुट टू आउटपुट। यानी कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक आउटपुट में। इट इन्वॉल्व्स द 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट इज सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द स्टिमुली।
दैट आर इन द इन्वायरमेंट। स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली दैट कॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। So, though all individuals go through the same three steps while transferring the perceptual input to output, यानी कि perceptual input क्या है यहाँ पे? जो भी information हमें जो अपने इन्वायरमेंट से रिसीव होती है वो किसी पर्सन की रिगार्डिंग होती है, किसी ऑब्जेक्ट या पीपल की रिगार्डिंग हो सकती है, किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसको हम क्या करते हैं? आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं सेकेंड स्टेप में, ठीक है। All individual go through the same three steps while transforming the perceptual input to output. They differ in how do they select, organize and interpret stimuli based on their own personality and biases. इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है परसेप्चुअल आउटपुट आर डिराइव थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ परसेप्चुअल थ्रूपुट, यानी कि जो हमें इनपुट मिला उसको हमने क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमें जो आउटपुट निकलेगा, क्या हमारा क्या एटीट्यूड होगा, फीलिंग, ओपिनियन, वैल्यू एंड एक्शंस। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है बिहेवियर इज द रिजल्टेंट फैक्टर। द परसीवियर बिहेवियर इन टर्न जनरेट रिस्पॉन्स एंड दिस रिएक्शन गिव राइज टू अ न्यू सेट ऑफ इनपुट, यानी कि हम बिहेव करेंगे, हम किस तरीके से बिहेव करेंगे तो सामने से हमें क्या फीडबैक मिलेगा, क्या इनपुट हम फिर से रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं? 3 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है फैक्टर इन द परसीवर्स, यानी कि परसीवर वेरिएबल, फैक्टर इन द टारगेट और फैक्टर इन द सिचुएशन। ये 3 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा परसेप्शन है वो क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? फेवरेबली या अनफेवरेबली किसी चीज़ के प्रति बिहेव करते हैं 3 फैक्टर की वजह से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट फैक्टर है फैक्टर इन द परसीवर। परसीवर यानी कि ऑब्जर्वर किस तरीके से उस चीज़ को लेता है, उसका खुद का एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा परसीवियर है, जो इन्फॉर्मेशन लेता है, जो ऑब्जर्वर है। फर्स्ट है सेल्फ कंसेप्ट ऑफ द परसीवर। परसीवर किसी चीज़ को किस वे में लेता है, उसका एटीट्यूड क्या है, ठीक है। मोटिव ऑफ द परसीवर, क्या मोटिव है, क्या इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें जो होती है वो आती है फैक्टर्स इन द परसीवियर में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है फैक्टर इन द टारगेट, जो क्या आता है? फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि जो परसीवियर है उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके का, उसका स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, नोबिलिटी ऑफ द टारगेट, मोशन ऑफ द टारगेट, साउंड ऑफ द टारगेट, साइज ऑफ द टारगेट, बैकग्राउंड ऑफ द टारगेट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टारगेट, यानी कि जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग वो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में देखा जाता है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन ले रही है, जो भी हम हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर इन द सिचुएशन कि किस तरीके की सिचुएशन में एक परसीवर है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो भी क्या करता है? वेरी करता है। तो ये आता है सोशल कंटेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल रोल, वर्क सेटिंग, लोकेशन ऑफ द इवेंट, टाइम, कलेक्टिवली दीज 3 सेट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन आवर परसेप्शन अबाउट अदर्स, यानी कि ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो परसेप्शन है दूसरों की तरफ वो डिटरमाइन होता है कि किस तरीके से हम दूसरों की तरफ क्या करेंगे, किसी भी इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से रिसीव करते हैं और किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो 3 फैक्टर क्या थे? फैक्टर ऑफ द रिसीवर, फैक्टर इन द टारगेट और फैक्टर इन द सिचुएशन। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बैरियर टू एक्यूरेट परसेप्शन। क्या क्या बैरियर जो है वो आते हैं? द परसीवियर ओन माइंडसेट एंड टेंडेंसी टू यूज शॉर्टकट इन जजिंग अदर्स may become the barrier to accurate perception. Barrier to accurate perception create wider gap between what things actually are and what you think the things are, यानी कि बैरियर टू एक्यूरेट परसेप्शन ये कहते हैं कि किसी के प्रति हमने पहले से धारणा बना के रखी है, पहले से सोच के रखा है ये तो ऐसा है, हम उस चीज़ को पहले से ही सोच लेते हैं कि हाँ ये कह रहा है तो कुछ ऐसा ही कहेगा, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ होती नहीं है जो हम सोचते हैं। वट थिंग्स एक्चुअली आर, जो चीज़ एक्चुअली में होती है, एंड वट यू थिंक द थिंग्स आर, यानी कि एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है कि जो चीज़ एक्चुअली में है हम उस चीज़ को उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन हम अपना ही कुछ सोचते रहते हैं। ये एक क्या होता है? बैरियर होता है जिसकी वजह से हमारा परसेप्शन चेंज होता है, यानी कि इसमें कुछ टाइप्स है, उस टाइप्स को समझ के हम अब अच्छे से समझ पाएंगे ये एक्चुअली में होती क्या है। पहला स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? टू बिलीव अनफेयरली दैट ऑल पीपल और थिंग्स विद अ पर्टिकुलर करेक्टर आर द सेम। इट इज़ नॉट फेयर टू स्टेरियोटाइप अ होल ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन वन पर्सन यू डोंट लाइक। यानी कि मान लो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है, उसमें से एक पर्सन को आप पसंद नहीं करते, ठीक है, उसका एटीट्यूड आपके प्रति अच्छा नहीं है और आपका उसके प्रति अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक पर्सन उस ग्रुप का गंदा है तो पूरा ग्रुप भी बेकार है। लेकिन हमारा परसेप्शन ये होता है कि अगर इस
ग्रुप में ये पर्सन है ना तो पूरा ग्रुप भी बेकार है, पूरा ग्रुप भी इसके जैसा होगा तभी तो ये इस ग्रुप में है। तो ये होता है स्टेरियोटाइपिंग। ठीक है, किसी एक चीज़ को, एक पर्सन को, एक पर्टिकुलर ग्रुप के हम देख के पूरे ग्रुप के बारे में जो है वो सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो पूरा ग्रुप भी ऐसा होगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप है वो है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? एन एग्जांपल ऑफ द हेलो इफेक्ट इज दैट अट्रैक्टिव वर्कर आर मोर लाइकली टू रिसीव पॉजिटिव परफॉर्मेंस रिव्यू एंड प्रमोशन देन their less attractive co-workers. The person attractiveness is outshining the rest of their characteristic and bathing them in a positive light. The person is also assumed to be smart, motivated and hardworking simply because of his physical appearance. यानी कि हेलो इफेक्ट ये कहता है फिजिकली अगर हमें कोई पर्सन अच्छा दिख रहा है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस उस पर्सन की अच्छी है, ठीक है, कोई एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं ये देख लेते हैं कि हाँ ये पर्सन क्या होगा, स्मार्ट होगा, मोटिवेटेड होगा, हार्ड वर्किंग होगा। उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे ही हमने ये क्या कर लिया, सोच लिया कि अगर ये इतना अच्छा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं स्मार्ट है, मोटिवेटेड है, हार्ड वर्किंग है, तभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली में चाहे वो ऐसा ना हो, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से बाकी, अगर फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है तो बाकी जितनी नेगेटिविटी है उसकी, उस पर हम कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, उसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे को ही देखते हैं। उसके बाद आता है सिमिलर टू मी फैक्टर प्रोजेक्शन। सिमिलर टू मी प्रोजेक्टर रिफ्लेक्शन क्या कहता है? दैट एक्सप्लेन्स अ टेंडेंसी टू प्रेफर पीपल दैट लुक एंड थिंक लाइक अस। इट इज अनदर कॉमन टाइप ऑफ perceptual bias which involve the tendency for people to perceive more favorably others who are like themselves than those who are dissimilar। यानी कि हम उन्हीं लोगों को अच्छा समझते हैं, उन्हीं लोगों की तरफ हमारा अच्छी नज़रिया होगा जो हमारे जैसे लगते हैं, जो जिनका बोलचाल, रहने का ढंग, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस हमारे जैसी लगती है, हम उसी के प्रति जो होते हैं वो फेवरेबल होते हैं। बाकी जो डिसिमिलर होते हैं, ठीक है, हमसे, हम उसकी तरफ क्या होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं, उनके प्रति हमारा जो परसेप्शन है वो कैसा होता है, अनफेवरेबल। उसके बाद नेक्स्ट जो बैरियर होता है परसेप्शन में वो क्या आता है, सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन क्या कहते हैं? इट एक्सप्लेन दैट पीपल सेलेक्टिवली इंटरप्रेट व्हाट दे सी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड। यानी कि किसी के पर्सन के प्रति हम किस तरीके से धारणा बनाते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसको कितना एक्सपीरियंस है, इसका एटीट्यूड, इंटरेस्ट, इन सब के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना परसेप्शन सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इसका बैकग्राउंड अच्छा है तो ये भी अच्छा होगा, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो उस बैकग्राउंड के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे फर्स्ट मीटिंग हुई किसी के साथ, हमारा उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो उसके बेसिस पे ही हमने क्या कर लिया, परसेप्शन बना लिया कि ये पर्सन अच्छा है या बुरा है। ठीक है, हम उसके बारे में पूरा जानते ही नहीं है, किसी एक सेलेक्टिव चीज़ के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, परसेप्शन बना लिया, दैट इज नोन एज सेलेक्टिव परसेप्शन। उसके बाद आता है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन क्या होता है? इट इज डिस्टोर्टिंग व्हाट वी सी और इवन टोटली अवॉइड सीइंग व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट इफ वी एनकाउंटर डाटा विच इज थ्रेटनिंग टू आवर सेल्फ कंसेप्ट। तो इसमें क्या कहा गया है, जो भी हम देख रहे हैं उस चीज़ को नहीं देखते, ठीक है, जो है ना उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं, टोटली अवॉइड सीइंग व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट। जो है चीज़, उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उस चीज़ को हम देखना ही नहीं चाह रहे। उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है? इट इज इवेल्युएशन ऑफ अ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक दैट आर अफेक्टेड बाय कंपैरिजन विद अदर पर्सन रिसेंटली एनकाउंटर हु रैंक हायर और लोअर ऑन द सेम कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट? कि हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं कि ये हायर पोजीशन में है, ठीक है, ये लोअर पोजीशन पे। अगर हायर पोजीशन पे है तो हमारा उसकी तरफ परसेप्शन अलग होगा, जो लोअर पोजीशन पे है उसकी तरफ परसेप्शन हमारा अलग होगा। सेम अगर हम क्लास की बात करते हैं, कोई भी एक 12th क्लास के दो स्टूडेंट हैं, अगर एक अच्छा स्कोर कर रहा है, हायर स्कोर कर रहा है, तो उसके प्रति हमारा परसेप्शन अलग होगा, लेकिन एक जो लोअर स्कोर कर रहा है उसके प्रति हमारा परसेप्शन क्या होगा, अलग होगा। तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है कि दोनों ही स्टूडेंट एक ही क्लास के हैं, बट उनके रैंक की वजह से हमने क्या किया, उनको, उनकी तरफ हमारा जो परसेप्शन था वो क्या था, डिफरेंट था। ये था जो बैरियर अकर होता है हमारे परसेप्शन में। ठीक है, कि हम पहले से ही किसी के प्रति कुछ सोच के रख लेते हैं, उसके करैक्टर, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे और बहुत सारी चीज़ें जिसके बेसिस पे हम पहले से उनका परसेप्शन बना लेते हैं, लेकिन हम उनको, उनकी बात को ही नहीं सुनते पहले, वो एक्चुअली में चीज़ क्या है और क्या हम सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन क्या कहती है? एट्रीब्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन। अगर परसेप्शन को समझना है
तो एट्रीब्यूशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एट्रीब्यूशन परसेप्शन का, एज इट इज़ रिलेटेड टू जजिंग द कोज ऑफ अदर्स बिहेवियर। कि अगर दूसरा पर्सन हमारे प्रति इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है या बुरा बिहेव कर रहा है, तो उसका कारण क्या है, क्या कोज है जिसकी वजह से ये पर्सन हमारी तरफ इस तरीके का बिहेव करता है। आर परसेप्शन ऑफ वट इज़ हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट डिपेंड वेरी मच ऑन द एट्रीब्यूशन वी मेक। ठीक है, किस वजह से ये पर्सन इस तरीके से बिहेव करता है, उसका कारण क्या है, उसको जानना ही क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूशन। ठीक है, एट्रीब्यूशन थ्योरी डिस्क्राइब दैट व्हेन इंडिविजुअल ऑब्जर्व बिहेवियर दे अटेम्प्ट टू डिटरमाइन वेदर इट इज इंटरनली और एक्सटर्नली कॉज। इंटरनली कॉज बिहेवियर इज दोज दैट आर बिलीव टू बी अंडर द पर्सनल कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल। Externally caused behavior is seen as result from outside cause over which the individual has no control। यानी कि क्या होता है एट्रीब्यूशन, कोई हमारे तरफ फेवरेबली जो है वो बर्ताव कर रहा है, कोई अनफेवरेबल बिहेव कर रहा है, तो क्या कारण होता है, इसका क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो सामने वाला पर्सन है वो अच्छे से बिहेव करता भी नहीं करता है, उसका कॉज हम जानते हैं। वो कई बार क्या होता है, कोई पर्सन इंटरनली जो है अच्छा महसूस नहीं करता या बहुत अच्छा महसूस करता है जिसकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली, क्योंकि कुछ ऐसे इन्वायरमेंट से वो आया है या फिर कुछ ऐसे सोसाइटी से, ऐसे कल्चर से, ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से जिसकी वजह से उसका नेचर ऐसा है, उसका जो परसेप्शन है इस तरीके का है जिसकी वजह से ये बिहेव ऐसा कर रहा है। तो परसेप्शन दो तरीके का होता है, एक तो होता है हमारे इंटरनली हम किस तरीके से सोचते हैं, और सेकेंड होता है एक्सटर्नली जो हम किस तरीके के इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। यानी कि इंटरनली जो हमारा परसेप्शन है उस पर हमारा कंट्रोल है। ठीक है, इंटरनली जैसा हमारा बिहेवियर है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर है, जो हमारा बिहेवियर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से हमारे अंदर आया है उस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है मैनेजरियल यूज़ ऑफ परसेप्शन। मैनेजरियल यूज़ ऑफ परसेप्शन क्या कहते हैं, सम इंपॉर्टेंट मैनेजरियल एक्टिविटी वेयर कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन कैन बी अप्लाई। कहाँ पे हम परसेप्शन, जो कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजर यूज़ द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। जो हमारे एडवर्टाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिनको हम क्या करना चाहते हैं, अपने गुड्स या सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, उनका ध्यान अपने प्रोडक्ट की तरफ केंद्रित करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में जानें। Therefore, you find hoarding of advertisement are so designed with respect to shape, size, and brightness that they should be able to attract attention of the prospective customer। तो ये क्या होता है ना कि जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होती है, अपने गुड्स या सर्विस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होती है। इसलिए जो भी होर्डिंग वगैरह होती है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाई जाती है ताकि जो हमारे कस्टमर है उस एडवर्टाइजमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो और गुड्स और सर्विसेज को बाय करें। उसके बाद जो सेकंड परसेप्शन है, ठीक है, क्या है, मेंटेनिंग सेफ्टी। कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन इज यूज टू ड्रॉ प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स मैसेज और वार्निंग थ्रू प्रॉपर डिजाइन ऑफ कंटेंट एंड प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ द मैसेज। मैसेज कंटेंट शुड इंक्लूड सिग्नल वर्ड्स, hazard statement, consequences and instruction। message characteristics should have characteristic such as attention getting। यानी कि मेंटेनिंग सेफ्टी, यानी कि हमें किसी को कुछ बताना है, किसी को कोई अगर हम मैसेज देना है तो जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए जिसकी वजह से जो पीपल है उस मैसेज को पढ़ें। ठीक है, उसमें वार्निंग सिग्नल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिग्नल हो सकते हैं जिसको देख के पर्सन क्या हो अट्रैक्ट हो, जानना चाहिए कि ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें देखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये था मेंटेनिंग सेफ्टी। उसके बाद आता है मैनेजिंग इम्प्रेशन। एवरीवन अटेम्प्ट टू मेक फेवरेबल इम्प्रेशन ऑफ सेल्फ इन द माइंड ऑफ अदर। हर कोई अपना इम्प्रेशन दूसरे के माइंड में अच्छा ही बनाना चाहेगा। ठीक है, द बिजनेस ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू फेस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। while facing an interview, if you happen to create positive impression in the beginning, most will get the chances to select। ठीक है, इन द बिगनिंग इफ यू डोंट हेल्प experts to create a positive perception or impression for yourself, it become difficult to turn the table in later part of the interview। So hence during employment interview it is in your favor to create positive first impression। On the other hand, evidence indicating that interviewer make perceptual judgment that are often inaccurate।
However, more matured experts or evaluators do not give undue importance to first impression. तो मैनेजिंग इम्प्रेशन क्या होता है, कई बार हम अगर एक एम्प्लॉय की बात करते हैं तो वो इंटरव्यू देने जाता है, अगर उसका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रहा तो बाकी हो सकता है कि वो अपना इंटरव्यू ही क्या कर ले, पास कर ले। लेकिन कई बार सोचा जाता है कि अगर फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो जॉब ना पाए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट क्या करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे किसी को क्या नहीं करते, जॉब ऑफर नहीं करते, ठीक है। तो यही होता है कि सबसे पहले यहाँ पे ये देखा जाता है कि किस तरीके से हम इम्प्रेशन को मैनेज कर ले, कि अगर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा है, अगर दूसरों को हम पसंद आ गए फर्स्ट इंप्रेशन में ही, तो हो सकता है कि आगे आने वाले जितने भी स्टेप होंगे, ठीक है, इंटरव्यू होंगे, उसमें हम पास हो सकें, ठीक है। तो परसेप्शन इस वजह से देखा जाता है कि अगर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है, अगर दूसरे के नज़रिए में हम अपना परसेप्शन बहुत अच्छा क्रिएट कर चुके हैं, फेवरेबली अगर हम किसी को पसंद आने लग गए हैं, तो उस तरीके से वो सोचता जाएगा कि हाँ ये फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा आ गया तो हो सकता है और अच्छा हो, इन स्किल में भी अच्छा हो। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। बिल्डिंग corporate image, not only individual but organization as a whole also attempt to manage positive impression. This is termed as corporate image. Organization just like individuals stand to benefit by पॉजिटिव इंप्रेशन। सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन ही ये नहीं चाहता है कि दूसरे के माइंड में उसके जो इमेज है वो अच्छी बने, बल्कि हर एक बिजनेस ये चाहता है कि जो हमारी बिजनेस की इमेज है हर एक इंडिविजुअल के माइंड में या हर एक पर्सन के माइंड में क्या हो, अच्छी क्रिएट हो। उसके बाद आता है मैनेजिंग परफॉर्मेंस। थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल स्टार्ट बिहेविंग एज यू एक्सेप्ट देम टू बिहेव। द रिजल्ट इज दैट द एक्सपेक्टेशन बिकम रियलिटी। द मैसेज इज इफ यू वांट पीपल टू अचीव हाई परफॉर्मेंस डू एक्सपेक्ट हाई परफॉर्मेंस ऑफ देम एंड लेट देम नो योर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। सब स्टैंडर्ड परसेप्शन टेंड टू प्रोड्यूस सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, मैनेजिंग परफॉर्मेंस, यानी कि अगर हम बात करें बिजनेस से रिलेटेड ही इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक मैनेजर चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्म करे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस शो करे, तो आपको एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, या फिर किस तरीके की परफॉर्मेंस वो अपने एम्प्लॉयज़ से चाहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड अगेंस्ट बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। परसेप्शन पर्टिकुलरली प्ले इट्स रोल व्हेन परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड अगेंस्ट सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कि किस तरीके से हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करते हैं सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। उसके बाद आता है हमारा बिल्डिंग रिलेशनशिप। पॉजिटिव परसेप्शन हेल्प्स टू बिल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट लीडिंग टू हाई परफॉर्मिंग रिलेशनशिप विद इन मैनेजरियल ग्रुप विद इन एम्प्लॉयज़ एंड बिटवीन मैनेजर एंड जूनियर एम्प्लॉयज़। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक पॉजिटिव परसेप्शन जो है हमें बिल्ड करना चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, हाई परफॉर्मिंग रिलेशनशिप होना चाहिए मैनेजरियल ग्रुप में, एम्प्लॉयज़ में, मैनेजर और जूनियर एम्प्लॉयज़ में। तो क्या है कि अच्छा रिलेशनशिप अगर आपका बिजनेस में होगा लोगों के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो अच्छे से आप क्या कर पाओगे, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव कर पाओगे, और आपका परसेप्शन भी क्या होगा, लोगों की तरफ अच्छा होगा, तो लोगों का परसेप्शन भी आपकी तरफ अच्छा होगा। अगर आप दूसरों से अच्छे से बिहेव करोगे तो दूसरा आपके साथ भी अच्छे से बिहेव करेगा, ठीक है। आपका खुद का परसेप्शन भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर हमारे दो टॉपिक, ठीक है। जजिंग एम्प्लॉयज लॉयल्टी। When whether an employee is ultra loyal, just loyal, or sub loyal may depend on the perception of the perceiver. One may perceive a person who does not think beyond one's organization are very loyal, but the other may think of the person as conformist, that is traditionally a conservative, ठीक है। A whistle blower who report unethical practices by their employer to outsider may be perceived as ethical and person of guts by one, but may be perceived as troublemaker by the others. Judging employees loyalty ये देखी जाती है कि एक एम्प्लॉय जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कितना लॉयल है। एक एम्प्लॉय ऐसा है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को नहीं बताता, अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही मतलब रखता है, वो लॉयल माना जाएगा, ठीक है। वो क्या है, एक लॉयल पर्सन है,
ठीक है। लेकिन बाकी पर्सन ये सोचते हैं कि वो क्या है, कंजर्वेटिव पर्सन है, अपने आप तक ये सीमित रहता है, दूसरों को नहीं बताता अपनी बात। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बताते हैं। इससे क्या होता है कि जो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट उठा लेते हैं। ठीक है। तो जो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दूसरों को बताते हैं, कई लोग तो ऐसा समझते हैं, देखो यार कितना गट्स है इसमें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो सीक्रेट बात है वो भी दूसरों को बता रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर इस तरीके की पर्सन भी, इस तरीके की एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में होने लग गए तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस ही नहीं कर पाएगी। ठीक है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी ना किसी ट्रबल में फंस जाएगी, क्योंकि अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर उसके कॉम्पिटिटर को पता चल गई तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं ट्रबल में फंस ही जाएगी। ठीक है। तो जो भी इम्प्लॉयज़ है वो भी देखा जाता है कि इम्प्लॉयज़ किस तरीके का है, लॉयल है या नहीं है, ये भी एक परसेप्शन का ही पार्ट है। ठीक है। सेल्फ असेसमेंट एंड डेवलपमेंट, सम ऑफ द चेक्स यू शुड डू फॉर योर सेल्फ आर, कुछ हमें अपने बारे में भी देखना चाहिए। हर एक इंसान का अपना खुद का परसेप्शन होता है, वो ये देखता है कि हमारा खुद का परसेप्शन किस तरीके का है लोगों के प्रति। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, आर यू परसीव एज पर्सन हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, आपका जो अ, किस तरीके की पर्सन हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव एटीट्यूड है। आर यू परसीव एज एग्रेसिव और सबमिसिव, ठीक है, क्या आप गुस्से वाले हो या शांत रहने वाले हो। आर बैलेंस और एज अ बैलेंस्ड असर्टिव, ठीक है। आर यू परसीव एज अ पर्सन हु रिस्पेक्ट अदर्स व्यू। आर यू परसीव एज अ पर्सन हैविंग ओन पावर येट हैविंग रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपका खुद का कोई रूल्स रेगुलेशन है या फिर आप फ्लेक्सिबल हो। ठीक है। आर यू परसीव एज अ पर्सन रिस्पेक्टिंग हाई इफर्ट्स और एज अ हैप्पी गो लकी, आप ये सोचते हो कि हाँ भाई अगर आप एफर्ट्स करोगे तो आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई लक की बात है, एफर्ट्स में क्या रखा है। ठीक है। तो आप खुद को, अपने आप को क्या करो, देखो, जज करो कि आप किस तरीके के पर्सन हो, आपका खुद के प्रति किस तरीके का परसेप्शन है। ठीक है। दस कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन इज अ स्ट्रॉन्ग टूल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, इससे क्या कर सकोगे, अगर आप अपने बारे में देखते हो आप किस तरीके के पर्सन हो, तो आप अपने आपको क्या कर पाओगे, डेवलप कर पाओगे, सेल्फ डेवलपमेंट आपकी हो सकेगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपिंग परसेप्चुअल स्किल्स। डेवलपिंग परसेप्चुअल स्किल क्या कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट व्हेन आवर परसेप्शन आर रॉन्ग आवर जजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर्सन और द सिचुएशन मे गो रॉन्ग। Therefore, there is need to develop our perceptual skills so that the gap between our perception and the actual fact may be minimized. Now we shall discuss some of the technique to enhance our perceptual skills. Developing perceptual skill क्या कहता है कि अगर हमारा परसेप्शन गलत है, हर चीज़ों को लेके हमारा गलत है, अगर हमारे सामने कोई सही चीज़ भी होती है ना तो उसको भी हम गलत समझने लग जाते हैं, हम उसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि हमारा परसेप्शन ही चीज़ों के बारे में क्या है, नेगेटिव है। तो हम हर एक वे को, हर एक चीज़ों को क्या करते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं। तो किस तरीके से हम अपनी परसेप्चुअल स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अगर हम पॉजिटिव होंगे तो चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से हम अपने परसेप्शन को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है, गिविंग फीडबैक एंड रिसीविंग फीडबैक। परसेप्चुअल स्किल कैन बी इम्प्रूव बाय नोइंग अबाउट आवरसेल्व्स थ्रू रिसीविंग द फीडबैक एंड लेट पीपल नो हाउ डू यू फील अबाउट देम थ्रू गिविंग फीडबैक। या कोई अगर हमसे कुछ बात कर रहा है, कुछ हमें बता रहा है, तो हमें उसको फीडबैक देना चाहिए ताकि उसको पता चल सके कि जो उसने कहा है हमें समझ आ गया है, या फिर जो उसकी बात है उसके प्रति हमारा क्या नज़रिया है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें सामने वाले पर्सन से भी क्या लेना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, जो भी हमने कहा उस बारे में क्या सोचता है। तो इससे भी क्या होगा, हमारा परसेप्शन जो है वो चीज़ों के प्रति चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। द टेक्निक एक्सप्लेन दैट देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ, जो टेक्निक्स है जिससे कि हम अपने सेल्फ स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं, अपने परसेप्शन को अच्छा कर सकते हैं, वो क्या है। फर्स्ट है आई नो द सेल्फ, मैं अपने बारे में जानता हूँ। आई डोंट नो द सेल्फ, मैं अपने बारे में नहीं जानता। अदर्स नो अबाउट मी, बाकी के लोग मेरे बारे में जानते हैं। अदर्स डोंट नो अबाउट मी, कोई वो भी नहीं जानते और मैं भी अपने बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है। अब आता है कंबाइनिंग द 4 एस्पेक्ट डिफरेंटली प्रोड्यूस 4 विंडोज ऑफ द सेल्फ, यानी कि अगर हम चारों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या प्रेजेंट होता है, पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया क्या होता है, द एस्पेक्ट ऑफ मी विच आई नो एज वेल एज द अदर
ऑल्सो नो, यानी कि वो पब्लिक एरिया वो होता है जिसमें मैं अपने बारे में भी जानता हूँ, लोग भी मेरे बारे में जानता हूँ, मैं ओपनली हर किसी को अपनी बात शेयर करता हूँ, यानी कि कोई ऐसा सीक्रेट मेरे पास नहीं है जो लोग नहीं जानते, ठीक है। तो एस्पेक्ट ऑफ मी विच आई नो एज वेल एज अदर्स ऑल्सो नो। उसके बाद आता है हमारा ब्लाइंड एरिया। ब्लाइंड एरिया क्या होता है? द एस्पेक्ट ऑफ मी विच आई डोंट नो बट अदर्स नो। ब्लाइंड एरिया वो होता है जिस यानी कि जो चीज़ मैं अपने बारे में नहीं जानता लेकिन लोग मेरे बारे में जानते हैं कि ये इस तरीके का है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं हर किसी से अच्छे से बात करता हूँ, ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं भाई तुम ऐसा करते हो, यानी कि मैं नहीं जानता अपने बारे में कि ऐसा हूँ, मैं करता हूँ या नहीं। तो ये होता है ब्लाइंड एरिया, ठीक है, जब इंसान अपने बारे में नहीं जानता लेकिन दूसरे उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद आता है प्राइवेट एरिया। प्राइवेट एरिया द एस्पेक्ट ऑफ मी विच आई नो बट अदर्स डोंट नो, यानी कि वो एरिया जिसमें मैं अपने बारे में जानता हूँ लेकिन लोग मेरे बारे में नहीं जानते। डार्क एरिया द एस्पेक्ट ऑफ मी दैट आई डोंट नो एज वेल एज अदर्स डोंट नो, यानी कि वो एरिया जो मैं भी नहीं जानता दूसरे भी नहीं जानते, उसको हम बोलते हैं डार्क एरिया। पब्लिक एरिया डजंट क्रिएट प्रॉब्लम इन परसेप्चुअल प्रोसेस बट अदर थ्री एरिया डू, हैंस दिस शुड बी रिड्यूस, यानी कि जो हमारा पब्लिक एरिया जिसमें मैं अपने बारे में जानता हूँ, लोग भी मेरे बारे में जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। मेरा परसेप्शन दूसरों के बारे में अच्छा रहेगा, दूसरों का परसेप्शन मेरे बारे में अच्छा रहेगा कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक एरिया कोई भी परसेप्चुअल जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। उसके बाद बाकी के जो 3 एरिया है, डार्क एरिया, ठीक है, और बाकी जो 2 एरिया, ब्लाइंड एरिया, ठीक है, और प्राइवेट एरिया। कौन से 3 एरिया रह गए? ब्लाइंड एरिया, प्राइवेट एरिया और डार्क एरिया, जिसमें किसी एरिया, ब्लाइंड एरिया क्या होता है? जिसमें मैं अपने बारे में नहीं जानता लेकिन लोग मेरे बारे जानते हैं। तो क्या करना चाहिए? रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स कैन रिड्यूस ब्लाइंड एरिया, यानी कि अगर मैं अपनी बात दूसरों को कह रहा हूँ, दूसरे मेरे बारे में जानते हैं, तो अगर कहीं ना कहीं मैं उनसे फीडबैक लूँ तो मैं अपने बारे में और अच्छे से जान पाऊंगा। तो जो हमारा ब्लाइंड एरिया है, जो हमारा परसेप्शन है खुद के प्रति, वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। गिविंग फीडबैक एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्फ टू अदर्स कैन रिड्यूस प्राइवेट एरिया। प्राइवेट एरिया वो होता है जिसमें मैं अपने बारे में तो जानता हूँ लेकिन लोग मेरे बारे में नहीं जानते, इसलिए उनका परसेप्शन जो है मेरे लिए अच्छा नहीं है। कई बार क्या होता है, चीज़ जो होती है वो हम दूसरों को बताते नहीं है लेकिन लोग ये सोचते हैं कि यार ये इस तरीके का पर्सन है। जब वो हमारे बारे में हमारा सच जानने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो परसेप्शन है हमारी तरफ वो भी चेंज होगा। तो क्या होता है ना कि जो लोग हमसे बात कर रहे हैं तो हम उनको फीडबैक देंगे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बातों को समझेंगे, वो हमारे बारे में जानेंगे। रिड्यूसिंग डार्क एरिया इज ए कंसर्न मोर विद सेल्फ प्योरिफिकेशन। डार्क एरिया यानी कि वो एरिया जहाँ पे हम भी अपने बारे में जानते हैं, दूसरे भी हमारे बारे में नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं हमें अपने बारे में जानना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम अपने आप को क्या कर पाएंगे? प्योरीफाई कर पाएंगे, जो हमारी नेगेटिविटी है उसको निकाल पाएंगे और पॉजिटिविटी को एंटर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है हैविंग एम्पथी। एम्पथी इज नॉट सिंपथी। सिंपथी टू सम एक्सटेंट इज टू फील पिटी अबाउट अदर्स, ठीक है, वेयर एज एम्पथी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स। सिंपथी में ये होता है जब हम किसी दूसरे के बारे में क्या करते हैं? पिटी फील करते हैं, ठीक है, फील करते हैं। लेकिन एम्पथी क्या होता है? जब हम दूसरों की फीलिंग को शेयर करते हैं यानी कि सुनते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पथी, एम्पथी। उसके बाद आता है हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट राइट परसेप्शन एंड हेल्प्स परसीवर टू परसीव विदाउट डिस्टोर्शन। उसके बाद आता है इनहेंसिंग सेल्फ कंसेप्ट। एनहेंसिंग सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम हेल्प्स वन टू ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड विद राइट पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आता है हमारा पॉइंट वो है कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज अ कॉमन कॉज ऑफ डिस्टोर्टेड परसेप्शन। क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ ओपन एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेशन हेल्प टू डेवलप perceptual skill of individual. Understanding the perceptual process and dealing with perceptual biases are essential aspects for taking right decision in any walk of life. तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए, हमें फीडबैक भी देना चाहिए और फीडबैक रिसीव भी करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपने बारे में जान पाएंगे, दूसरों के बारे में जान पाएंगे और जो हमारी परसेप्चुअल स्किल है, ठीक है, वो भी क्या होंगी? डेवलप होंगी। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी यूनिट जो थी परसेप्शन के ऊपर। आई होप कि आपको ये यूनिट अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। साथ ही साथ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।